हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें इलेक्शंस जो हैं रेगुलर होते हैं, लाइक आफ्टर एवरी 5 years। और हमारी कंट्री में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे पास चॉइसेस हैं, हम अलग अलग पार्टी से जो है अपने रूलर को, अपने कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं। और हम सब के पास एक एक वोट होता है, 1 person 1 vote। और ये पर्सन कौन होता है? हर कोई सिटीज़न जो कि 18 से अबो एज वाला होता है। हमारे इलेक्शंस में दूसरी चीज़ आती है सीट। ये सीट क्या होती है? सीट मीन्स टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु विल टेक पार्ट इन द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सीट का मतलब होती है वैकेंसी एक रिप्रेजेंटेटिव की, यानी कि जो हमारी कंट्री है ना, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड की जाती है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब लार्ज जोग्राफिकल एरियाज़, यानी कि हमारी कंट्री के हिस्से किए जाते हैं, डिफरेंट हिस्सों में बांटी जाती हैं। और ये जो हिस्से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज़ की होती हैं। तो वहीं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट होकर आता है, ठीक है। क्या होता है, ये सीट का मतलब है फिल अप द वैकेंसी ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आएगा वो ही उसकी सीट है, ठीक है। यानी कि वो जो जगह वो फिल अप करता है एक कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जब इलेक्शन जीतता है तो वो उस स्पेस को फिल अप करता है, उस वैकेंसी को फिल अप करता है, जिसको हम कहते हैं कि इसने ये वाली सीट विन कर ली है या ऑक्यूपाई कर ली है। हमारी कंट्री में इलेक्शंस के लिए जो है 2 मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसको पहले वाली मेथड को हम कहते हैं FPTP, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरा आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा इलेक्शंस के लिए हम FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। इस सिस्टम में सिंपली क्या होता है, हमारी कंट्री जो है सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, यानी कि डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करी जाती हैं। और ये जो हिस्से होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज़ के होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है डिफरेंट कैंडिडेट्स इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वोटर्स जो हैं अब एक कैंडिडेट के नाम के आगे मार्क लगाते हैं। फिर सिंपली क्या होता है, जब हमें वोट गिनने होते हैं तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिले हैं, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाता है। और वो यानी कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उस पार्टी को एक सीट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो सिस्टम है FPTP, इसको प्लूरैलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सपोज़ करिए कैंडिडेट A, कैंडिडेट B, कैंडिडेट C, कैंडिडेट D, ठीक है। एक सपोज़ कीजिए कैंडिडेट A को 30% वोट्स मिले हैं, ठीक है। B को 20%, C को 35% और D को हम देखते हैं 25%, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 30% सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? A को। तो ऑब्वियसली वो ही इलेक्शन जीत जाता है। तो ये जो मेथड है ना, यही इसकी कमज़ोरी भी है। यानी कि सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिले हैं वो तो जीत गया, लेकिन बाकी वोट्स का क्या, जो कि बाकी 70% वोट्स हैं, ठीक है, वो तो ज़ाया हो जाते हैं ना। यही जो है FPTP सिस्टम की डिमेरिट्स में आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा डिमेरिट ये भी है कि यहाँ पे वो जो वोट्स हैं उसके प्रपोर्शन के हिसाब से सीट्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1984 वाले लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, वहाँ पे हमने देखा कांग्रेस पार्टी को जो है सीट्स 543 में से 415 मिली थी। वोट्स उनको सिर्फ 48% मिले थे, ठीक है। यानी कि 48% लोगों ने ही उनको वोट किया था, बाकी जो 52% है उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया था। लेकिन जब सीट्स की बात आती है लोकसभा में, तो वो सीट्स उनको 415 मिल गई थी। इस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब हम बात करते हैं डिस्पाइट इट्स सेटबैक्स, यानी कि इसके डिमेरिट्स हैं इस सिस्टम की, फिर भी हमारी कंट्री ने इस सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया है, हमें याद रखना है। क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में बहुत सारी आवाम जो है वो अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो या अगर हम उस वक्त की बात करें जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, तो उस वक्त तो आज से भी ज़्यादा अनएजुकेटेड पीपल थे, ठीक है। तो उनके समझाने के लिए, यानी कि उनके जो है ताकि उनको अच्छे से समझ आए, उनको सिंपल
तरीका ही समझ आता है, ठीक है। तो इसी वजह से FPTP सिस्टम ही उन्होंने जो है चूज़ किया, क्योंकि FPTP में सिंपली क्या होता है, लोगों को आना है, अपने कैंडिडेट के नाम के आगे मार्क करना है, और फिर जिस कैंडिडेट के को ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं लोगों की तरफ से, वो जीत जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है अगर हम इसको कंपेयर करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ। दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है कि FPTP जो है हमें अकाउंटेबिलिटी दिलाती है। यहाँ पे हमने याद रखना है कि FPTP सिस्टम में क्या होता है, लोग एक कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, ना कि एक पार्टी को। वो एक कैंडिडेट को ही वोट देते हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट जो है वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, उन्होंने उसका काम देखा हुआ होता है, तो इसी वजह से जो है वो उसको वोट करते हैं। तो जब वो उसको जानते हैं तो वो उसको कल को अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं। अगर वो कल को उनके प्रोमिसेस फुलफ़िल नहीं करता है, या उनकी कोई डिमांड है, तो वो अपने इस कैंडिडेट के पास जा सकते हैं और उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। इसी वजह से जो है ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आता है प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लेजिस्लेचर में इतनी ही रिप्रेजेंटेशन मिलती हैं जितनी यानी कि उनको इतनी सीट्स मिलती हैं जितनी उनके पास जो है वोट्स होते हैं। यानी कि अगर उनके पास 40% वोट्स हैं तो उनके पास 40% उनको लेजिस्लेचर में जो है 40% सीट्स भी मिलेंगी। तो इसमें जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, लिस्ट सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, पार्टीज़ जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में लिखती हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर वोटर्स को बताती है कि आपको इनके लिए वोट करना है। तो वोटर्स क्या करेंगे, वो पार्टीज़ के लिए जो है वोट करते हैं, ना कि कैंडिडेट के लिए। जबकि FPTP में कैंडिडेट के लिए वोट होता है, ना कि पार्टी के लिए। तो पार्टीज़ को जो है सीट्स उनके वो जितने उनको वोट्स मिले हैं उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट्स मिलती हैं। तो अगर हम मान लेते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वोट्स 1 लाख कास्ट होंगे, यानी कि 1 लाख लोग वोट करेंगे और 10 सीट्स फिल होनी है, ठीक है। तो इसके लिए कोटा हम बनाते हैं। हम कोटा कैसे बनाते हैं, 1 लाख जो वोट्स हैं डिवाइड बाई 10 सीट्स, दैट इज़ द कोटा इज़ 10,000 वोट्स। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, पार्टीज़ 3 हैं, XYZ इलेक्शंस के लिए उठी हैं, ठीक है। पार्टी X को 50,000 वोट्स मिले हैं, Y को 40 एंड Z को 10। तो इसमें अगर हम इस वोट क्राइटेरिया पे देखें इसकी बेसिस पे, तो X को जो है 5 सीट्स मिलेंगी, Y पार्टी को 4 सीट्स मिलेंगी, और Z पार्टी को जो है सिर्फ 1 ही सीट मिलेगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में जो है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, यानी कि पार्टीज़ जो हैं उतने ही कैंडिडेट्स सेटअप करती हैं जितनी कि सीट्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फिल होनी होती हैं। तो यहाँ पे वोटर्स क्या करते हैं, वो प्रेफरेंसेस देते हैं। प्रेफरेंस इन द सेंस कि अगर कैंडिडेट ABC है तो कैंडिडेट 1 को वो पहली प्रेफरेंस देते हैं, तो वो उसको 1 लिखेंगे, ठीक है। कैंडिडेट B को दूसरी प्रेफरेंस देते हैं, दैट मीन्स उसको 2 लिखेंगे। इस तरीके से कैंडिडेट C को थर्ड प्रेफरेंस देते हैं तो उसको 3 उसके नाम के आगे 3 मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जिसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती हैं वही ज़्यादा इलेक्ट होके आता है। यहाँ पे भी जो है इलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट्स को एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स जो है वो यानी कि ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे हम कोटा कैसे बनाते हैं, टोटल ऑफ वोट्स पोल्ड, जितनी वोट्स पोल हुए हैं लोगों की तरफ से, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड अप +1, इस होल का +1, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1 लाख वोट्स हैं, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मान लीजिए हमें 4 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं। हमने देखा ये मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं यहाँ पे, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है बहुत सारे मेंबर सेलेक्ट होकर आते हैं। तो मान लीजिए 4 मेंबर्स जो है वो यहाँ से इलेक्ट होकर आने हैं, ठीक है। तो कोटा क्या होगा, 1 लाख अपॉन 4 + 1 होल +1, वो होता है 1 लाख अपॉन 5 +1। 1 लाख डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20,000, +1 करेंगे तो 20,001, ये कोटा बन जाता है। अब हम इन 2 सिस्टम्स को, 2 मेथड्स ऑफ इलेक्शन को जो है FPTP और PR को कंपेयर करेंगे और इनमें जो है डिफरेंसेस देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पहला ही है कि FPTP में जो है पूरी कंट्री जो है स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में जो है, नॉट लिटरली छोटे छोटे बट हम इनको स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स कहते हैं, जिनको दैट वी नो एज कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, इनमें डिवाइड करते हैं। इंडिया हैज़ 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज।
पीआर में क्या होता है, पूरी कंट्री जो है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी भी हो सकती है या कभी कभार फ्यू बिगर कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकती है, ठीक है। एफपीटीपी में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आता है, जबकि पीआर प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एक से ज़ायद रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर आ सकते हैं। यहाँ पे एफपीटीपी में हमने देखा वोटर जो है कैंडिडेट के लिए वोट करता है ताकि वो उसको कल को अकाउंटेबल ठहरा सके, जबकि पीआर में क्या होता है, वोटर जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करता है। यहाँ पे हमने देखा एफपीटीपी में जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मेजॉरिटी नहीं मिल, ही मे नॉट गेट मेजॉरिटी, बट स्टिल उसको जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स या सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे पीआर में क्या होता है, जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मेजॉरिटी इन द सेंस कि अगर वोट्स 100 हैं तो उसको एटलीस्ट 51 मिलने चाहिए, ठीक है। तो जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वही इलेक्शंस जीत जाता है। एफपीटीपी में क्या होता है कि इसमें एक पार्टी को वोट से ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं लेजिस्लेचर में, जैसे हमने 1984 वाले कांग्रेस इलेक्शंस में देखा, ठीक है। वहाँ पे उनको वोट शेयर सिर्फ 48% मिला था, जबकि सीट्स जो है 80% मिली थी। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हर पार्टी को उतनी ही सीट्स मिलती हैं लेजिस्लेचर में, जिस यानी कि प्रपोर्शन में जितने परसेंटेज ऑफ वोट, जितने परसेंट वोट्स मिले होते हैं उतनी ही जो है वोट्स सीट्स मिलती हैं। अच्छा, एफपीटीपी जो है सिंपल है, रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट क्या होता है, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं लोगों की तरफ से वो जीत जाता है। यानी कि लोग आते हैं अपने कैंडिडेट के नाम के आगे मार्क करते हैं और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं वो हम जब काउंट करते हैं तो जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है। और ये जो पीआर है इसमें कभी कभार ये उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, और कभी कभार हम क्या देखते हैं यहाँ पे कोलिशंस, मल्टी पार्टी कोलिशंस होते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट अक्सर अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अच्छा, एफपीटीपी में हम एग्जांपल अगर देखें तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इस मेथड के ज़रिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी जो है इलेक्शंस होते हैं इस मेथड के ज़रिए। और पीआर सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस कराने के लिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्शंस कराने के लिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए भी जो है हम पीआर मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये दो मेथड्स ऑफ इलेक्शन एफपीटीपी एंड पीआर समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।